316 मैंने आपको बताया, उसके इसेंशियल्स मैंने आपको बताए, याद रखिएगा। अभी 317 पे आते हैं। व्हाट इज 317? एक्सपोजर एंड अबैंडनमेंट ऑफ चाइल्ड अंडर 12 ईयर्स बाय पेरेंट और पर्सन हैविंग केयर ऑफ इट। यहाँ पे जो बच्चा है, मान लो कि कोई पेरेंट है, पेरेंट के अंदर कौन आ गया? पेरेंट के अंदर फादर भी आ गया, पेरेंट के अंदर मदर भी आ गया, और कोई पर्सन हैविंग केयर ऑफ इट। पर्सन हैविंग केयर ऑफ इट का मतलब उसका गार्जियन वगैरह जो उस बच्चे का ध्यान रखता हो, वो भी इसके अंदर आ गया। और बच्चा जो है ना, वो अंडर 12 ईयर्स होना चाहिए। अंडर 12 ईयर्स मतलब 12 साल से छोटा छोटा होना चाहिए। अगर ये पेरेंट, चाहे वो फादर हो चाहे वो मदर हो, या वो पर्सन जो उस बच्चे की केयर करता हो, और वो बच्चा 12 साल के अंडर हो, अगर ये लोग उस बच्चे को कहीं एक्सपोज कर देते हैं या अबेंडन कर देते हैं, अबेंडन करने का मतलब है कि अपने से दूर कर देते हैं, उसका परित्याग कर देते हैं कि जाओ, हम तुमको नहीं जानते, उसे कहीं एक्सपोज कर देते हैं, कहीं पे डाल देते हैं उसको, तो ऐसे में ये पेरेंट और ये जो पर्सन है ना जिसने ऐसा किया, वो लायबल रहते हैं सेक्शन 317 में। तो दिस सेक्शन इज इंटेंडेड टू प्रिवेंट द अबेंडनमेंट। ये सेक्शन क्यों बना? ये सेक्शन बना है कि कोई पेरेंट अपने बच्चे को इस तरह से ना छोड़ दे, बच्चे को डेजर्ट ना कर दे। डेजर्ट ना कर दे का मतलब उसको इधर से उधर ना छोड़ दे। अगर कोई पेरेंट ऐसा करता है 12 साल से कम के बच्चे का, जो कि टेंडर ईयर्स की एज होती है, और ऐसे बच्चे के साथ जो बच्चा अपनी खुद की केयर नहीं कर सकता, अगर उसको इस तरह से छोड़ा गया तो वो मर जाएगा, चोट लग जाएगी उसको, या कुछ हो जाएगा उसको, तो ऐसे में ये पेरेंट लोग, ये व्यक्ति जिसके पास उस बच्चे की केयर है, वो सेक्शन 317 का ऑफेंस कर रहे हैं। अच्छा, ये सेक्शन अप्लाई तब नहीं होगा जब बच्चों को केयर के लिए दूसरों के पास छोड़ा गया। इफ इट डज नॉट अप्लाई व्हेन द चिल्ड्रन आर लेफ्ट अंडर द केयर ऑफ अदर्स। अगर ये पेरेंट उस बच्चे को किसी दूसरे की केयर में छोड़ दे, जैसे मान लो कि कोई पेरेंट है जो अपने बच्चे को रखना नहीं चाहते और ले जाके उस बच्चे को किसी अनाथ आश्रम में दे देते या किसी एनजीओ में दे देते, तो अब अनाथ आश्रम में दिया है, एनजीओ में दिया है, मतलब किसी और की केयर में ही दिया है ना, तो किसी और की केयर में दिया है, तो वो लोग सेक्शन 317 का ऑफेंस नहीं कर रहे। ठीक है, ऐसे ही छोड़ देना, रोड पे छोड़ देना, कहीं भी छोड़ देना, इसको ऑफेंस बोलते हैं। किसी के केयर में छोड़ना उसको ऑफेंस नहीं बोलते। अगर यहाँ पे मान लो आपने किसी बच्चे को एक्सपोज कर दिया, छोड़ दिया, और उस बच्चे की मृत्यु नहीं हुई, तब तक तो आपके ऊपर सेक्शन 317 ही लगता रहेगा। लेकिन अगर मान लो कि आपने उस बच्चे को छोड़ दिया, आपने उस बच्चे को डेजर्ट कर दिया, आपने उस बच्चे को कहीं पे भी छोड़ दिया, और उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है, तो फिर आप सेक्शन 317 में लायबल नहीं रहोगे, फिर आपके ऊपर सेक्शन 304 लग जाएगा, यानी कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। क्यों भाई? क्योंकि डेथ हो गई ना। जब तक डेथ नहीं हुई तब तक तो 317 लग रहा था आपके ऊपर, लेकिन आपने बच्चे को जिस तरह से छोड़ा, तो ये जो आपका एक्ट है, इस एक्ट के कारण उस बच्चे की जान गई है ना, तो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। ठीक है, तो अगर डेथ हो जाती है तो 304 लग जाता है, और अगर डेथ नहीं होती है तो 317। इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे क्या है कि जो व्यक्ति उस बच्चे को छोड़ रहा है, वो या तो उस बच्चे का फादर, मदर, या उसका केयर टेकर होना चाहिए। जो बच्चा है वो अंडर द एज ऑफ 12 ईयर्स होना चाहिए, और उसको आप किसी ऐसी जगह पे एक्सपोज कर रहे हो जहां पे आप उसको पूरी तरह से त्यागना चाहते हो। सजा इसमें आपको काफी मिलेगी, 7 साल तक का इम्प्रिजनमेंट आपको मिल सकता है, फाइन भी लग सकता है, दोनों भी हो सकता है। 7 साल तक का इम्प्रिजनमेंट, आप इसको याद रखिए। ठीक है, ये 317 था। फिर हम आते हैं इसके अगले सेक्शन पे और आखिरी सेक्शन पे, 318। देखिए, सेक्शन 318 जो है वो लास्ट सेक्शन है इस पार्ट का। कंसीलमेंट ऑफ बर्थ बाय सीक्रेट डिस्पोजल ऑफ द डेड बॉडी। आप इसमें क्या कर रहे हो कि कोई बच्चा जिसने जन्म लिया है, आप उसके जन्म को छुपाने के लिए उसकी बॉडी को सीक्रेटली डिस्पोज कर रहे हो। आप सोच रहे हो कि उसकी डेड बॉडी नहीं मिलेगी अगर, तो लोगों को मालूम ही नहीं पड़ेगा कि ये कभी पैदा भी हुआ था कि नहीं हुआ था। आप सेक्शन 318 का ऑफेंस कर रहे हो। ये सेक्शन का इंटेंशन है इन्फेंटिसाइड को रोकना। इन्फेंटिसाइड मतलब कि बच्चा पैदा होते से ही देख लेते हैं कि अरे लड़की है, अरे इसको तो फेंक दो, अरे इसको दफना दो, मालूम ही नहीं पड़ना चाहिए कि बच्चा पैदा हुआ, बोल देंगे मरा पैदा हुआ था। ये बड़ी गलत धारणा बना रखी है बहुत सारे लोगों ने। तो ये सेक्शन उन्हीं को रोकने के लिए बना है कि अगर कोई बच्चा पैदा हुआ और आपने उसकी डेड बॉडी को सीक्रेटली डिस्पोज कर दिया इस इंटेंशन से कि आप उसका बर्थ छुपा लोगे, तो आप सेक्शन 318 में ऑफेंस कर रहे हो।
इट इज डायरेक्टेड अगेंस्ट द कंसीलमेंट ऑफ बर्थ ऑफ अ चाइल्ड बाय सीक्रेटली डिस्पोजिंग ऑफ द बॉडी। इंग्रेडिएंट देखेंगे तो सीक्रेटली किसी बच्चे को, उसकी डेड बॉडी को बरी करना। इट इज इमटेरियल वेदर सच चाइल्ड डाइज बिफोर और आफ्टर और ड्यूरिंग इट्स बर्थ। अच्छा, इस चीज से फर्क नहीं पड़ता है कि वो बच्चा मरा पैदा हुआ था, या वो बर्थ के बाद मरा, या वो बर्थ होने की प्रोसेस में मरा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फर्क इससे पड़ता है कि आप तो उसको बरी कर रहे हो ना। आपका ऑफेंस तो यहां शुरू हो रहा है जब आप उस बच्चे की डेड बॉडी को डिस्पोज करने के लिए बरी कर रहे हो। अब वो डेड बॉडी डेड कैसे हुई, इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है वो बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ, अगर मरा हुआ भी पैदा हुआ तो आप उसको सीक्रेटली डिस्पोज क्यों कर रहे हो? आप हॉस्पिटल के रजिस्टर में सब कुछ डिटेल्स लिखवा के फिर उसको डिस्पोज करो ना कि बच्चा डेड पैदा हुआ है। समझ रहे हो बात को? ये चीज याद रखना। बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ, या बच्चा पैदा होने के बाद मर गया, या बच्चा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ बर्थ मर गया, ये चीज इमटेरियल है। व्हाट इज मटेरियल हियर इज द सीक्रेट डिस्पोजल ऑफ द डेड बॉडी। क्योंकि यहां पे आपका जो सीक्रेट डिस्पोजल है, व्हाट इट शोज योर इंटेंशन टू कंसील द बर्थ। ये आपका इंटेंशन दिखा रहा है कि आप उस जन्म को छुपाना चाहते हो, आप उस बच्चे के जन्म को कंसील करना चाहते हो। आपका ये इंटेंशन यहाँ पे दिख रहा है, और यही इंटेंशन सेक्शन 318 को एक पनिशेबल ऑफेंस बनाता है, जिसमें आपको 2 साल तक का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, फाइन आप पे लगाया जा सकता है, दोनों भी आप पे हो सकते हैं। 2 साल का इम्प्रिजनमेंट या फिर फाइन या फिर दोनों। इम्प्रिजनमेंट किसी भी तरह का हो सकता है, रिगरस भी हो सकता है, सिंपल भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट एंड द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंस ऑफ द केस। तो ये सेक्शन 318 यहाँ पे कंप्लीट हुआ, और इसी के साथ जो मिस कैरियज वाला टॉपिक अपन ने आज शुरू किया था पढ़ने के लिए, वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब अगला जो पार्ट आता है वो थोड़ा सा लेंदी है। 319 से लेकर 338 तक हम जो चीज पढ़ेंगे उसको हम कहते हैं हर्ट। ये ऑफेंस हर्ट से रिलेटेड। अपने आईपीसी में बहुत जगह सुना होगा वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट, वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट, ग्रीवियस हर्ट। ग्रीवियस हर्ट क्या होता है, हर्ट क्या होता है, बहुत जगह पढ़ा। ये चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर ये हर्ट वाला जो एक प्रोविजन बना हुआ है, सेक्शन 319 से लेकर 338 तक जितनी भी चीजें आएगी वो सब हर्ट से रिलेटेड। सबसे पहला सेक्शन जो है 319, वो हर्ट को डिफाइन करता है। ये डिफाइन करता है कि हर्ट क्या होता है। द डेफिनेशन ऑफ हर्ट कंटेम्परेट द कॉजिंग ऑफ पेन, डिजीज और इनफॉर्मिटी बाय वन पर्सन टू अनदर। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जब कोई दर्द पहुंचाता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जब कोई दर्द पहुंचाता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कोई डिजीज पहुंचाता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कोई इन्फर्मिटी पहुंचाता है, उसको हर्ट कहते हैं। अभी तक तो आपको ये लगता होगा कि सिर्फ किसी को चोट पहुंचाना ही हर्ट होता है, लेकिन किसी को डिजीज पहुंचाना भी हर्ट होता है। किसी को इनफर्मिटी पहुंचाना, इनफर्मिटी मतलब कि उसके शरीर में किसी तरह की इनफर्मिटी पहुंचाना, शिथिलता पहुंचाना, वो भी हर्ट होता है। तो आप अपने हर्ट की परिभाषा जो आपके दिमाग में है दर्द वाली, उसको थोड़ा बड़ा करो। किसी को डिजीज कर रहे हो तो भी हर्ट कर रहे हो, किसी को इन्फर्मिटी कर रहे हो तो भी हर्ट कर रहे हो। एक वुमन को उसके बाल पकड़ के खींच रहे हो, आप हर्ट कर रहे हो। पुलिंग अ वुमन बाय हेयर, आप उसको हर्ट कर रहे हो। याद है मैंने आपको एक 210 ग्राम की छड़ी वाला केस बताया था अभी कुछ दिनों पहले, मर्डर के टाइम पे। मैंने बताया था उसमें कि इसको मर्डर भी नहीं बोलेंगे, इसको कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर भी नहीं बोलेंगे, उल्टा उसको तो सेक्शन 323 में कॉन्विक्ट किया था। किस किस को याद है वो केस? 210 ग्राम की छड़ी वाला, कोई रिपीट करेगा क्या था वो केस? 210 ग्राम की स्टिक वाला केस, आदित्य जी याद नहीं है? सर याद है सर, 1 साल का मतलब उसको जेल हुआ था सर। क्या था वो केस, क्या था? सर केस वैसे याद नहीं है तो सर, शायद वो मर्डर कर दिया था, फिर वो कलकल होमोसाइड पार्ट 2 में कन्विक्ट हुआ था, फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं नहीं वो नहीं होगा, उसमें मतलब 323 में होगा सर, पर एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन याद नहीं। उसमें एक दोस्त, दो दोस्त थे, एक दोस्त की दूसरे दोस्त से अचानक से क्वेरल हो गई थी, झगड़ा हो गया था, थोड़ी बहस हो गई थी उनकी। तो झगड़ा हुआ तो 210 ग्राम की एक स्टिक थी, वो 210 ग्राम की स्टिक से उसने अपने दोस्त के सिर पे मार दिया।
और अनफॉर्चुनेटली वो 210 ग्राम की छड़ी से जो मारा था वो बड़ा फेटल प्रूफ हो गया और उसका दोस्त मर गया। और यहाँ पे केस ये बना कि भाई हमें तो इस चीज का इंटेंशन नहीं था कि मैं उसको मारना चाहता हूँ, और यहाँ पे नॉलेज भी नहीं था इस चीज का कि 210 ग्राम की छड़ी से डेथ हो जाएगी किसी की। 210 ग्राम की छड़ी से किसी की डेथ कैसे हो सकती है, इसका नॉलेज किस व्यक्ति को होगा, किसी को नहीं होगा। तो उसका कॉन्विक्शन चेंज करके 323 में कर दिया था। 323 क्या है, वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट की पनिशमेंट। 319 में तो सिर्फ हर्ट को डिफाइन किया गया है, लेकिन अगर आप किसी को वॉलंटरी हर्ट करते हो तो उसकी सजा जो है वो 323 में मिलती है। तो यहाँ पे 323 में उसको पनिश किया गया था। तो ये तो हुआ हर्ट की परिभाषा, हर्ट की डेफिनेशन। फिर आता है ग्रीवियस हर्ट। अब ये ग्रीवियस हर्ट थोड़ा सा ग्रेव हर्ट होता है, मतलब एक होता है हर्ट और एक होता है थोड़ा सा ग्रेव फॉर्म ऑफ हर्ट। तो वो जो ग्रेव फॉर्म ऑफ हर्ट होता है ना, उसको कहते हैं ग्रीवियस हर्ट। इट इज अ मोर सीरियस काइंड ऑफ हर्ट। और ये सेक्शन जिस तरह से सेक्शन 319 हर्ट को डिफाइन करता है, 320 ग्रीवियस हर्ट को डिस्क्राइब करता है। A person cannot be said to have caused grievous hurt unless the hurt caused is one of the kinds of hurt specified within the 8 kinds enumerated under section 320। सेक्शन 320 में 8 तरह के ऐसे हर्ट बताए हैं जिनको ग्रीवियस माना जाता है। और अगर कोई हर्ट इन 8 कैटेगरी से बिलोंग नहीं करता तो वो ग्रीवियस हर्ट नहीं होता। मतलब ग्रीवियस हर्ट वही होगा जो इन 8 कैटेगरी में से बिलोंग करे। तो आपको क्या याद रखना है कि सेक्शन 320 ऑफ आईपीसी डिस्क्राइब द ग्रीवियस हर्ट, और 8 तरह के हर्ट उसमें दिखाए हैं जो ग्रीवियस कहलाते हैं। सबसे पहला, इमेस्कुलेशन। इमेस्कुलेशन मीन्स डिप्राइविंग अ मेल ऑफ द मैस्कुलाइन विगर और रिमूविंग द मैस्कुलिनिटी फ्रॉम अ मेल पर्सन। एक पुरुष का मैस्कुलाइन विगर खराब करना, उसकी मैस्कुलिनिटी को खराब करना, उसको ग्रीवियस हर्ट कहते हैं। आप थोड़ा गूगल पे रिसर्च कीजिएगा, आप ये चीज समझ जाएंगे। परमानेंट प्रिवेशन ऑफ द साइट ऑफ ईदर आई, एक आंख की साइट खराब कर देना। एक आंख की करो या दोनों की करो, देखो ईदर आई लिखा है मतलब किसी की भी कर दोगे, और अगर दोनों की भी कर दोगे तो भी ग्रीवियस हर्ट ही कहलाएगा। यानी किसी की आंखों पे इतनी चोट पहुंचाना कि उसकी आंखों की रोशनी चली जाए, किसी की आंखों के साथ या किसी के कानों पे इतनी चोट पहुंचाना कि उसका परमानेंट प्रिवेशन हो जाए। परमानेंट प्रिवेशन मतलब कि अब वो कभी सुन नहीं सकता। ठीक है। प्रिवेशन ऑफ एनी मेंबर और जॉइंट, यहाँ पे मेंबर का मतलब घर का सदस्य मत समझना, यहाँ पे मेंबर का मतलब होता है अंग, कोई ऑर्गन। आपका कोई अंग या कोई जॉइंट, उसको तोड़ देना, उसका प्रिवेशन कर देना, विच्छेद कर देना, हड्डी तोड़ दी मार मार के किसी की। डिस्ट्रक्शन और परमानेंट इंपेयरिंग ऑफ द पावर ऑफ एनी मेंबर और जॉइंट, इतनी चोट पहुंचाना कि सामने वाले व्यक्ति का कोई अंग या जॉइंट खराब हो जाए, परमानेंटली खराब हो जाए। परमानेंट डिसफिगरेशन ऑफ द हेड और फेस, सिर और मुंह पे परमानेंट डिसफिगरेशन कर देना। डिसफिगरेशन का मतलब है एक ऐसी एक्सटर्नल इंजुरी जो आपके पर्सनल अपीयरेंस को बदल देगी। ठीक है, जैसे कि किसी व्यक्ति की नाक काट देना, कान काट देना। जैसे लक्ष्मण जी ने जो शूर्पणखा के साथ किया था ना, वो ग्रीवियस हर्ट था। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमानेंट डिसफिगरेशन ऑफ फेस कर दिया था उसका। कैसे कर दिया था? उसकी नाक काट दी थी। देखो, इससे इंसान कमजोर नहीं हो जाता है, और ये कमजोर होना जरूरी भी नहीं है लेकिन जो उसका फेस था उसका जो पर्सनल अपीयरेंस था, वो पर्सनल अपीयरेंस तो उन्होंने हमेशा के लिए खराब कर दिया था ना। यानी उसकी नाक काट के हमेशा के लिए उसका पर्सनल अपीयरेंस खराब कर दिया था। तो लक्ष्मण जी ने वहां पे सेक्शन 320 में ग्रीवियस हर्ट किया था। उस टाइम पे आईपीसी नहीं था, वरना उन्हें भी इसके लिए, ऑफेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। उसके बाद फ्रैक्चर, डिसलोकेशन या फिर दांत वात तोड़ देना। इतना मारना किसी को कि उसको फ्रैक्चर कर दिया, इतना मारना किसी को कि उसकी हड्डी डिसलोकेट कर दी, दांत तोड़ दिया, ये ग्रीवियस हर्ट होता है। और आखिरी होता है कोई ऐसा एक्ट करना जिससे सामने वाले की लाइफ इन डेंजर हो जाए। इतना सीवियर बॉडी पेन उसको हुआ है 20 दिनों तक, ये दिन वाला कॉन्सेप्ट याद रखना, 20 दिनों तक पेन होना चाहिए, तो वो ग्रीवियस हर्ट कहलाता है। और वो अपना ऑर्डिनरी काम नहीं कर पा रहा है, आपने उसको इतनी चोट पहुंचाई है, आपने जो उसको चोट पहुंचाई है उस चोट से उसको 20 दिन तक दर्द हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है कि वो बेचारा अपना काम नहीं कर पा रहा है। इसको ग्रीवियस हर्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो ग्रीवियस हर्ट की कुछ परिभाषाएं मैंने आपको।
The line between culpable homicide not amounting to murder and grievous hurt is a very thin line. In the one case, the injuries must be such that are likely to cause death. In the other, the injuries must be such as to endanger life. ये आखिरी वाला देखो, endangering life, कोई ऐसा एक्ट करना जिससे किसी की जान इंडेंजर हो जाए. और एक होता था कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, कोई ऐसी इंजुरी करना जो लाइकली टू कॉज डेथ हो. तो एक होता है लाइकली टू कॉज डेथ और एक होता है लाइकली टू इंडेंजर लाइफ. मतलब जान लेना और जान को इंडेंजर करना, इन दोनों में बहुत फर्क होता है. खैर ये फर्क इतना कम होता है कि इसको डिसाइड करना बहुत मुश्किल होता है. ठीक है. वेयर देयर इज नो इंटेंशन टू कॉज डेथ, no knowledge that death is likely to take cost from the harm inflicted and death is caused, the accused would be guilty of grievous hurt if the injury caused was of serious nature and not of culpable homicide. अगर आप किसी व्यक्ति का जान लेने का इंटेंशन नहीं रखते, अगर आप जो एक्ट कर रहे हो आपको नॉलेज नहीं कि उस एक्ट से सामने वाले की जान जाएगी, बट फिर भी उस व्यक्ति की जान चली जाती है, तो आप कल्पेबल होमिसाइड के लिए तो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हो, लेकिन वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हो. ये चीज आप ऑलरेडी जानते हो, है ना. और ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि ग्रीवियस हर्ट के लिए सामने वाले का वेपन यूज करना ही पड़ेगा. आप वेपन यूज करके ही किसी को ग्रीवियस हर्ट कर सकते हो, जरूरी नहीं बिना वेपन के भी किया जा सकता है. आप किसी को दांतों से काटोगे ना अगर, तो दांत जो है ना वो भी एक तरह का वेपन ही होता है, एक तरह का टूल ही होता है. तो आप उसको भी अगर यूज करके किसी को काटोगे तो आप उसको ग्रीवियस हर्ट कर रहे हो. ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा. अब इसके आगे की चीजें हम कल से पढ़ना शुरू करेंगे. तब तक, कल से यानी कि मंडे से, तब तक आप लोग भी पूरा